हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से दूसरी इकाई का दूसरा पाठ, जिसका नाम है दो लघु कथाएं, और इनके लेखक है नरेंद्र छाबड़ा। यह पूरक पठन पर पाठ है। बच्चों, पहली इकाई में भी मैंने कहा था कि पूरक पठन पाठ में हमेशा सिर्फ 4 अंकों का प्रश्न आता है। 2 एक अंकों के प्रश्न या आधे आधे अंकों के प्रश्न आते हैं और 2 अंक का स्वमत आता है। इसके लिए इस पाठ पर शब्दार्थ, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द, लिंग वचन के शब्द, इनकी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो चलो हम पाठ की शुरुआत करेंगे। पहले हम देखेंगे परिचय। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार है। कहानियों के साथ साथ अपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। प्रमुख कृतियां है मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। अब गद्य संबंधी क्या कहा है तो देखेंगे। यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानें, मॉल, होटल में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों के से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। यानी पहली कविता, जो पहली लघु कथा जिसका नाम है कंगाल। इस कंगाल कविता लघु कथा में कवि ने बताया है, यह सत्य है। हम होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, जो भी बिल आता है उसको पे कर देते हैं और बाहर निकल आते हैं। मॉल में जाते हैं, वस्तुएं चूजते हैं और चुनते हैं और काउंटर पर आ जाते हैं, जो भी बिल बोलते हैं हम उनको दे देते हैं, बाहर आ जाते हैं। लेकिन फेरी वाला हो या फुटपाथ पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, वह भी अपना पेट पालने के लिए कार्य करता है। लेकिन हम उसके पास से 10 रुपये की अगर चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसको 5 रुपये से मांगना शुरू कर देते हैं और 7 रुपया में खरीद लेते हैं। लेकिन देखो, मॉल से भी ज़्यादा मेहनत इन लोगों की होती है, तो ऐसे मोल भाव करना बुरी बात है, यह लेखक समझाना चाहते हैं। और दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। दूसरी जो लघु कथा है जिसका उत्तर है सही उत्तर, जिसका नाम है सही उत्तर, उस लघु कथा में लेखक ने बताया है कि समाज में रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार फैल रहा है, लेकिन उससे अगर लड़ना है तो अब सत्य का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम अपने आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। तो पहली लघु कथा हम देखेंगे कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपते रहते ही थे, रातों में भी लू और उष्ण से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। लेखक कहते हैं कि गर्मी के दिन है, बहुत सारी गर्मी है, और ऐसे गर्मी, तपती गर्मी से और लू और उमस भरी रातों से बेचैन हो गए थे लेखक। तो कहते हैं कुछ दिन मैं पहाड़ों पर जाकर कुछ दिन बिताऊंगा तो वहाँ की ठंडक के कारण मुझे तसल्ली मिलेगी। और यह सोचकर लेखक अगले सप्ताह ही वहाँ घर से निकल जाते हैं। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े।
2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। यानी वहाँ जाकर पर्वतीय स्थानों पर रहने के बाद ठंडी हवा के कारण 2-3 दिनों में ही मन को सुकून लग रहा था, अच्छा लग रहा था और लेखक खुश हो रहे थे। तब वहाँ क्या हुआ, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। लेखक कहते वहाँ का वातावरण, हरे भरे पेड़ थे, बड़े बड़े वृक्ष थे और जो मन का बदलाव करने के लिए झरने का पानी जो बहता हुआ, उसकी आवाज़, यह सब मन बदलाव के लिए अच्छा था। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? और ऐसे ही वो कह रहे कि झील के किनारे हम घूम रहे थे, तब हमारे पास एक भुट्टे वाला आता है। वो भुट्टा बेचता है और वो पूछता है कि क्या भुट्टा लेंगे? तो देखो, आदत के अनुसार लेखक उस गरम गरम भुट्टे की ओर देखते हैं। गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा, सहज ही पूछ लिया कितने का है। यानी लेखक कहते हैं मुझे तो ऐसा लेना नहीं था, लेकिन सहज ही पूछ लिया, क्योंकि वो कहता है कि गरम गरम भूनूंगा, उसको मसाला लगा कर दूंगा। इसका वर्णन सुनकर मैं सहज पूछ बैठता हूँ कि कितने का है। तो भुट्टे वाला कहता है 5 रुपये का, यानी 5 रुपये का एक भुट्टा। क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? हमारे शहर में 2 रुपये में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। यानी देखो, लेन देन की बात लेखक शुरू कर देता है। लेखक कहता है कि हमारे यहाँ तो 2 रुपया में एक भुट्टा मिलता है, आप कम से कम 3 रुपया ले लो तो चलता है। लेकिन वो भुट्टे वालों को इतने में देना ठीक नहीं लग रहा है, तो वो कहता है नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा, तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए और लेखक कहते हैं जाने दो, तुम उतना कम नहीं कर सकते तो रहने दो। हाँ, वह आगे चल निकलते हैं। लेकिन आगे चलते चलते लेखक सोचने लगते हैं कि मैंने जो व्यवहार किया वह सही था या गलत। यह कायक पैर ठिठक गए, यानी रुक गए, और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, और देखो होटल का खर्च करते हैं, अपने शौक के लिए हजारों रुपए उड़ा देते हैं, बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपये के लिए झिकझिक करते हैं। ये बात अच्छी नहीं है। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। यानी लेखक कहते हैं कि जब मैंने ये सब सोचा तब लगा, अरे ऐसे गरीब जो अपना पेट पालने के लिए यह व्यवसाय करते हैं, तो उनको हमें थोड़ी मदद करनी चाहिए। और वो लेखक कहते हैं यह गलत कर रहा था मैं। और लेखक तुरंत उल्टे पाव उस भुट्टे वाले के पास चले जाते हैं और 20 रुपया देकर 4 भुट्टा खरीद लेते हैं। जब वो 4 भुट्टे खरीदते हैं तो लेखक कहते हैं मेरे मन को सुकून अनुभव हो रहा था, यानी अच्छा लग रहा था। तो देखो, हमेशा यह बात याद रखो कि अगर हम बहुत बड़े बड़े मॉल में जाकर पैसा कम किए बिना खरीद सकते हैं, तो रास्ते पर बैठने वाले, अपना पेट पालने वाले लोगों को भी हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यहाँ यह कहानी पूरी होती है। अब दूसरी कहानी, दूसरी लघु कथा भी देखेंगे जिसका शीर्षक है सही उत्तर। सही उत्तर में हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था, उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में
नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाया था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को के अलावा कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। यानी लेखक कहते हैं कि एक व्यक्ति थी, एक लड़का था जिसके पास प्रमाण पत्रों से भरी हुई फाइल थी, लेकिन वह फाइल भी उसको नौकरी देने में नाकामयाब यानी असफल हो रही है। उसने कई जगह आवेदन भेजे थे, कई जगह साक्षात्कार दे चुका था यानी मुलाकात दे चुका था, लेकिन भ्रष्टाचार और रिश्वत के कारण उसको कहीं भी उसका चयन नहीं हुआ था, उसे नौकरी नहीं मिली थी। अब वो चारों ओर से निराश हो चुका था और भ्रष्ट समाज व्यवस्था को कोसने के सिवा उसके हाथ में और कुछ नहीं था। आगे देखेंगे हम। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। जब वो साक्षात्कार यानी मुलाकात के लिए गया था, तब वहाँ किसी ने देश प्रेम के बारे में पूछा था, किसी ने नैतिकता के बारे में पूछा था, किसी ने शिष्टाचार के बारे में पूछा था, तो किसी ने ईमानदारी के बारे में पूछा था। वो कहता है कि मैं बड़े बड़े विचार रखता आया था, बड़े विश्वास से, लेकिन उसके बाद भी मुझे कई नौकरी नहीं मिली थी, मैं हर जगह असफल हो गया था। अब आज के साक्षात्कार में क्या होता है देखिए। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। अब देखो, आज की मुलाकात में उसको कई प्रश्न पूछे गए होंगे, लेकिन आगे जाकर एक अधिकारी पूछता है कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। तब वह क्या जवाब देता है देखिए। भ्रष्टाचार के बारे में लेखक के विचार क्या है, उस लड़के के विचार क्या है। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। यह उत्तर उसने दिया। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई, क्योंकि उस बच्चे के, उस लड़के के विचार उनको भाए, इसके लिए उनके चेहरे पर मुस्कान आई और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी, उसके विचारों में रुचि महसूस होने लगी। उस लड़के के साथ और बातें करें और उसके विचार हम समझ ले, ऐसा लगने लगा। तुरंत दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं। इसका जवाब वह लड़का देता है कि यह भ्रष्टाचार की बहन है। रिश्वत भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जाती है। यानी रिश्वत देने से क्या क्या काम होते हैं, तो जो रुके हुए कार्य है वो पूरे होते हैं, जो दबी हुई फाइलें है वह प्रकट हो जाती है, अथवा टलती हुई पदोन्नति फिर से मिल जाती है, अथवा रोकी गई नौकरी जो है वह मिलाने में सफलता मिलती है। यह कार्य रिश्वत से होते रहते हैं। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। देख, वह लड़का कहता है कि इतना सारा होते हुए भी रिश्वत हो या भ्रष्टाचार समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। वह अपने विचार प्रकट करता है। कहकर वह
तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, यानी उसे लगता है कि यहाँ भी इसका चयन नहीं होगा क्योंकि इसके पहले के अनुभव ऐसे ही है। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। वो तो वहाँ से उठ गया, लेकिन जो अधिकारी बैठे थे उन सब में विचार विमर्श होता है, चर्चा होती है और उस लड़के के जो विचार है, सही उत्तर है, उसकी दाद देते हुए उसका उस नौकरी के लिए चयन हो जाता है। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। यानी वह सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। सत्य कि कुछ देर के लिए रुक सकता है, लेकिन वह परास्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता है। ये बच्चों देखो, यहाँ दूसरी कहानी जो सही उत्तर है वह समाप्त हो गई है। अब हम लेखन कार्य देखेंगे। उसमें सबसे पहले शब्दार्थ। भीषण यानी भयानक, लीजे लीजे यानी सीलन भरा, नीरवता यानी एकांत, एकदम शांत, कंगाल यानी गरीब, निर्धन, साक्षात्कार यानी मुलाकात। अब रिश्वत यानी घुसखोरी बोलते ना, वो घुस। मुहावरे, सीना तान कर खड़े रहना, निर्भय होकर खड़े रहना, बोलबाला होना, प्रभाव होना, दाद देना, प्रशंसा करना। मुहावरे ग्रामर के प्रश्न में होते हैं, वो किसी भी पाठ के साथ आए हुए मुहावरे आ सकते हैं। इसके लिए मैंने इन मुहावरों का भी अर्थ तो दिया है, साथ साथ वाक्य भी मैं दे रही हूँ। सीना तान कर खड़े रहना, निर्भय होकर खड़े रहना। सीमा सुरक्षा के लिए सैनिक हमेशा सीना तान कर खड़े रहते हैं। बोलबाला होना, प्रभाव होना। मुख्यमंत्री की योजना का सब जगह बोलबाला होता है। दाद देना, प्रशंसा करना। इसका वाक्य है, कलाकार की कला को स्फूर्तता से दाद देनी चाहिए। ये हो गए मुहावरे। यह सब लेखन कार्य आप लिख कर रखो, बहुत अच्छे सुंदर हस्ताक्षर में, परीक्षा के पहले पढ़ो। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली की जानकारी प्राप्त करके अपनी जीवन शैली से उसकी तुलना करते हुए लिखिए। मैंने इसका भी उत्तर लिख दिया है। यह इस प्रकार के प्रश्न स्वमत में आ सकते हैं। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली बहुत ही खतरनाक होती है। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती होता है और पर्यटन। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नैसर्गिक आपत्तियों का मुकाबला करना पड़ता है। कभी बरसते बर्फ की तो कभी घमासान बारिश की बौछार होती रहती है। यातायात के साहित्य ना होने के कारण अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यातायात के साहित्य ना होने के कारण अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तुलना में हमारा जीवन बहुत खुशहाली से भरा हुआ है। हमारे यहाँ यातायात के साधन बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। खेती के साथ साथ हमारे यहाँ अनेक व्यवसाय किए जाते हैं। हमारे यहाँ का नैसर्गिक वातावरण हमारे लिए बहुत ही पोषक रहता है। हमारे यहाँ ठंड, बारिश और गर्मी, ये 3 मौसम होते हैं। उनके कारण वातावरण में बदलाव होने के कारण हमें ज़्यादा तकलीफ उठानी नहीं पड़ती है। यही अंतर है हमारा जीवन और पहाड़ी क्षेत्र में लोगों का जीवन। यह हो गया एक स्वमत। अगला है शहर और महानगर का यांत्रिक जीवन। इस पर बातचीत कीजिए। इसका भी उत्तर लिख कर दे रही हूँ।
भारत देश में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और सूरत जैसे महानगर हैं। महानगर में लोग घड़ी के कांटे की नोक पर चलते हैं, ऐसा कहा जाता है। उनके जीवन में भागदौड़ ज़्यादा होती है। महानगरों में विभक्त परिवार होने की संभावना ज़्यादा है। महानगरों में वाहनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण, कल कारखाने होने के कारण प्रदूषण बढ़ता जाता है। कल और कारखाने होने के कारण प्रदूषण बढ़ता जाता है। महानगरों में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तीनों भी बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। हर दिन की भागदौड़ और प्रदूषण का मुकाबला करते करते लोगों की आयु कम होती जाती है। महानगरों में लोग यंत्रवत जीवन जीते हैं। महानगरों में लोग भावनिक जीवन कम जीते हैं, भावना से ज़्यादा कर्तव्य को महत्व देते हैं। अब हम देखेंगे इस पाठ का स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। गर्मी की विशेषताएं: भीषण उमस होना, लू चलना और अंगारे की तपन। दूसरी कृति है, उत्तर लिखिए। मौसम ऐसा था, लिजलिजा और घुटन भरा। कारण लिखिए, युवक को पहली नौकरी न मिल सकी। इसका उत्तर है क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला था। आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया, क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हैं और उसका चयन करते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। लेखक के मन परिवर्तन के कारण: पहाड़ों पर घूमने में हजारों रुपए खर्च करना, अच्छे होटलों में रुकना, बड़ी दुकानों में दाम पूछे बिना खर्च करना, गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करना। यह सब सोचने के बाद लेखक का मन परिवर्तन हो जाता है। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं: रोकी गई नौकरी शुरू करवाते हैं, पदोन्नति करवाते हैं, दबी हुई फाइलें खुलवाते हैं, रुके हुए कार्य पूरे करवाते हैं। अब देखो भाषा बिंदु पाठ के साथ ही दिया है। हमेशा याद रखना, भाषा बिंदु यानी व्याकरण का प्रश्न होता है। यह भाषा बिंदु वाक्य भेद पर आधारित है। और बच्चों, मैंने अभी अभी वाक्य भेद के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। वाक्य भेद की वीडियो 2 बनाए हैं मैंने, भाग 1 और भाग 2। यह भाषा बिंदु पढ़ने के पहले वाक्य भेद के दोनों वीडियो ध्यान से देखो और फिर इस स्वाध्याय को देखो, तो आपका स्वाध्याय बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। अब हम वाक्य पढ़ेंगे और उसका जो शब्द भेद है वह पढ़ेंगे। प्रश्न है, अर्थ के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद लिखिए। पहला वाक्य है, क्या पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना उचित है? वाक्य सही है या पूछा नहीं है, कौन से भेद का है पूछा है, तो वाक्य है प्रश्नार्थक वाक्य। इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही थी, विधानार्थक वाक्य है। आप उन गहनों की चिंता ना करें, निषेधार्थक वाक्य है। सुनील, जरा ड्राइवर को बुलाओ, यह आज्ञार्थक वाक्य है। अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य है। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, विधानार्थक वाक्य है। हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं,
विस्मयार्थक वाक्य है। काकी उठो भोजन कर लो, यह भी आज्ञार्थक वाक्य है। वाह कैसी सुगंध है, यह विस्मयार्थक वाक्य है। तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, निषेधार्थक वाक्य है। देखो, अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद है और रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद है, जो मैंने वीडियो में अपलोड कर दिया है। बार बार बोल रही हूँ, उस वीडियो को पहले देखो, समझ लो, उसके बाद यह स्वाध्याय करो तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। वाक्य है थोड़ी बातें हुई, इसका निषेधार्थक वाक्य बनाना है। थोड़ी बातें नहीं हुई। मानू इतना ही बोल सकी, प्रश्नार्थक वाक्य। क्या मानू इतना ही बोल सकी? तीसरा वाक्य, मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, विधानार्थक वाक्य। मैं आज रात का खाना खाऊंगा। चौथा वाक्य, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, विस्मयार्थक। हाय, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञार्थक वाक्य। तुम अपना ख्याल रखो, यह आज्ञार्थक वाक्य हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रथम इकाई के पाठों में से अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के 5-5 वाक्य ढूंढ कर लिखिए। मैंने लिखे हैं अर्थ के आधार पर। आपका एक्सीडेंट हो गया था, विधानार्थक वाक्य। दर्द के मारे तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, निषेधार्थक वाक्य। तुम इसे लेकर क्या करोगे, प्रश्नार्थक वाक्य। ओहो, कमबख्त ने कितने बेदर्दी से पीटा है, विस्मयार्थक वाक्य। शायद इसकी किस्मत में लिखा है, संदेहार्थक वाक्य। यह हो गया प्रश्न 3। प्रश्न 4, रचना के आधार पर वाक्य के भेद पहचान कर कोष्टक में लिखिए। अधिकारी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई, सरल वाक्य है। हर ओर से अब वह निराश हो गया था, सरल वाक्य है। पहला वाक्य संयुक्त हो सकता है। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिलते ही उसे चलाऊं, मिश्र वाक्य। वह बूढ़ी काकी पर झपट पड़ी और उन्हें दोनों हाथों से झपट कर बोली, संयुक्त वाक्य। वैसे ही पहले वाक्य में भी और आया है, इसके लिए वह संयुक्त वाक्य होगा। मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जा सकते हैं, सरल वाक्य। अभी समाज में यह चल रहा है क्योंकि लोग अपनी उपजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं, यह है मिश्र वाक्य। 5वां प्रश्न है, रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों में ढूंढकर लिखिए। तो पाठों से ढूंढकर मैं लिख रही हूँ। पहला, सरल वाक्य के 3 वाक्य। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। रिश्वत यह भ्रष्टाचार की बहन है। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य, उसके 3 वाक्य। रंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हिनहिनाता हुआ बाहर निकल गया। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। शीतल हवा के झोंके से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मिश्र वाक्य का पहला भेद वाक्य, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। 1 सप्ताह पहले से ही सिरचंद को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। और तीसरा वाक्य, मैं नैनो मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। तो बच्चों, अपनी पहली इकाई के यह वाक्य है,
और पहली इकाई अपनी पढ़कर पूरी हुई है तो आपको पता चलेगा कि ये वाक्य कौन से पाठ के है। अगला हम देखेंगे अभिव्यक्ति। भ्रष्टाचार एक कलंक विषय पर अपने विचार लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न स्वमत के लिए आते हैं। मैंने इसके उत्तर दिए हैं। भ्रष्टाचार यानी गलत व्यवहार। जब खुद के फायदे के लिए गलत तरीके से काम किया जाता है तो वह भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार समाज में फैला हुआ एक कलंक नहीं तो एक बीमारी है। उसे जड़ से खत्म करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को खुद कोशिश करनी पड़ेगी। सरकारी कार्यालय में प्रत्येक व्यक्ति अपना काम जल्द से जल्द गलत तरीके से पूरा करना हो तो पैसा देकर उसे पूरा करता रहता है। सरकारी कर्मचारी भी पैसे की लालच में ऐसे काम करते जाते हैं। राजकीय नेता चुनाव में जीतने के लिए गरीब लोगों को पैसा बांटकर भ्रष्टाचार भी करते हैं। वही लोग चुनकर आने के बाद गया हुआ पैसा वापस मिलाने के लिए अनेक प्रकार के घोटाले कर देते हैं और समाज को भ्रष्टाचार में जकड़ देते हैं। भ्रष्टाचार जैसी बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आंखें खोलकर रहना चाहिए। पैसा देना नहीं और पैसा लेना नहीं, यह तय करना चाहिए। तो इस तरह वह अभिव्यक्ति लेखन हुआ। अब उपयोजित लेखन। जल है तो कल है विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। मैंने वो भी लिख कर देने की कोशिश की है। जल है तो कल है एकदम सही कहा है, क्योंकि जल के बिना इस धरती पर मानव या प्राणियों का जीवन चल नहीं सकता। जल के कारण ही प्राणी वनस्पति जिंदा है और वनस्पति और प्राणी जिंदा होने के कारण ही मानव का जीवन आसानी से चल रहा है। धरती पर 70% पानी है तो भी बढ़ती जनसंख्या मानव का व्यवहार मानव को जल की आपत्ति में ले जा रहा है। ये झरने, नदियाँ, तालाब, कुएं मानव के लिए बहुत बड़ी देन है, लेकिन इसे संभाल कर रखना मानव का कर्तव्य है। जल प्रदूषण एक बढ़ती समस्या है। जल प्रदूषण के कारण जलचर प्राणियों की मृत्यु हो रही है। यह भीषण वातावरण के लिए दूषित कर देती है। मानव को अपना भविष्य खुशहाली से जीना है तो उसे भी जागरूक होकर जल स्रोत का रक्षण करना मानव का आद्य कर्तव्य है। देखो बच्चों, इस तरह अपने स्वार्थ में अंधा होकर मानव पानी का उपयोग बहुत ही बुरी तरह से कर रहा है, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि यही पानी उसका भविष्य है। जल की रक्षा और सुरक्षा के साथ साथ उसका प्रदूषण भी से बचाव करना मानव का कर्तव्य है। इसके लिए प्रत्येक मानव को इस बारे में जागरूक करने की जरूरत है। मानव को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जल है तो ही उसका कल है। बच्चों देखिए, इस तरह यहाँ यह 2 लघुकथाएं पूरक पाठ पूरा होता है। अगला पाठ दूसरी इकाई का तीसरा पाठ श्रम साधना लेकर जल्द ही मैं वापस आऊंगी। तब तक इंतजार में रहना। धन्यवाद बच्चों।